मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से सभी स्टूडेंट का फिर से अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा 8वां वीडियो आपका ज्योतिष मार्तंड के ऊपर आ रहा है। आज का मेरा टॉपिक है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या चीज़ है? जब हमारे पास जब कोई क्लाइंट आते हैं जिनके पास उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या कोई बायोडाटा में कोई किसी को चीज़ ना हो, तो उन लोगों को अटेंड करने के लिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न होरा शास्त्र हिंदी में और इंग्लिश में हॉर्री का नाम दिया गया है। ये प्रश्न लगाने के लिए क्या करना है, जहाँ आप बैठे हो वो उस शहर का नाम प्लेस ऑफ बर्थ में लेना है। जिस समय आपके पास क्लाइंट क्वेश्चन पूछने आए वो टाइम ऑफ बर्थ लेना है और नाम के ऊपर उसका नाम लिख देना है और डेट ऑफ बर्थ जब वो जिस दिन आपके पास वो आता है। ये 3 चीज़ों को फीड करके अपने कंप्यूटर से आप उस समय की गोचर कुंडली को निकाल लें। उसके ऊपर भी हम एक्यूरेट प्रश्न लगाकर हम इसके 100% इनके जवाब दे सकते हैं। पर हॉर्री एक ऐसी विधि है जिसमें हम टेस्ट करेंगे तो इनके जवाब गलत आते हैं। जब इनके ऊपर जेन्युइन प्रश्न, एक्चुअल प्रश्न लगाए जाएं तो 99% इनके जवाब एक्यूरेट आते हैं। अब प्रश्न इसको कैसे लगाना है? जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो पहले आप उसको हर प्रश्न का एक नॉमिनल अमाउंट ज़रूर बोल दें, नहीं तो आपके एक प्रश्न का जवाब नहीं आएगा तो उसने दूसरा कर देना है। जब उसको आप अपने प्रश्न का रेट 100 रुपीज़ या जो भी रखना है करोगे तो उसके प्रश्न कम हो जाते हैं। अब आप प्रश्न लगाते समय कई बार हमारे पास जातक ऐसे आ जाते हैं जिनको पता चलता है कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो वह आपका टेस्ट लेने के लिए भी कई बार आ जाते हैं। उसमें भी हमें प्रश्न कुंडली से पता चल जाता है कि आपका जो क्लाइंट या रिश्तेदार आपका आया है वो आपका टेस्ट लेने आया। वो क्या है, जब भी हमारा चंद्रमा के साथ किसी तरीके का भी राहु और शनि का युति दृष्टि संबंध बनता है तो ये प्रश्नकर्ता जो भी होता है वो आपका टेस्ट लेने आया होता है। उसको आप बेशक उसको उठा दो कि हमारा टेस्ट लेने फिर कभी किसी दिन आ जाना। और आप प्रश्न लगाने की इसमें क्या विधि है, इसमें कई प्रश्न जब आपके पास आ जाएं तो एक ही प्रश्न कुंडली के ऊपर प्रश्न नहीं लगाने। पहला प्रश्न आपने लगन कुंडली पे लगाना है, दूसरा प्रश्न आपने चंद्र कुंडली पे लगाना है, तीसरा प्रश्न आपने सूरज कुंडली के ऊपर लगाना है, चौथा प्रश्न आपने गुरु कुंडली के ऊपर लगाना है, पांचवा बुध या शुक्र के ऊपर जो भी ग्रह बलवान हो। इस तरह आप 6 प्रश्न लगन कुंडली के साथ लगा सकते हैं। जब हम ये गोचर कुंडली निकालते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो D9 भाग्या कुंडली में साथ में देता है। इसी विधि के साथ आप 9 के 9 प्रश्न भाग्या कुंडली पर भी लगा सकते हैं। एक कागज़ आप आपका एक डॉक्यूमेंट निकाल के उसमें आप 6 लगन कुंडली से और 6 भाग्या कुंडली से प्रश्न लगाकर 12 प्रश्नों का जवाब आप एक ही गोचर कुंडली से आप दे सकते हैं। अब इस गोचर कुंडली को एनालिसिस करने की विधि क्या है? सबसे पहले प्रश्न कुंडली में हमारा चंद्रमा का रोल बहुत ज़्यादा होता है। जब भी कोई प्रश्न जो भी प्रश्न पूछता है उसमें हमें हमारे पास कुंडली में 2 चीज़ें देखनी हैं। एक लग्नेश जो लगन का स्वामी होगा, एक कारेश जो प्रश्न उसने पूछा है। आपको पहले सिलेबस हमने 12 के 12 घर कराए हुए हैं। आपने देखना कि उसका प्रश्न उसका किस घर से संबंधित है, वो आपका कारेश हो जाएगा। अब लग्नेश और कारेश को कैसे एनालिसिस करना है? नंबर 1, लग्नेश और कारेश का संबंध केंद्र और त्रिकोण से है या नेगेटिव हाउसेस से हैं। नंबर 2, लग्नेश और कारेश का संबंध शुभ ग्रहों से है कि अशुभ ग्रहों से है। नंबर 3, चंद्रमा का संबंध शुभ घरों से है या शुभ ग्रहों से है। चंद्रमा का संबंध नेगेटिव हाउसेस से है या नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट से है। उसके बाद आपने प्रश्न कुंडली में ये देखना है कि केंद्र त्रिकोण में बेनिफिशियल प्लैनेट ज़्यादा आए हैं कि नॉन बेनिफिशियल प्लैनेट आए हैं। ये भी पिछले सिलेबस में हमने कराया था। जब भी लगन कुंडली में आपके केंद्र और त्रिकोण में बेनिफिशियल प्लैनेट,
6, 8, 12 में नॉन बेनिफिलेंट हो तो प्रश्न कुंडली का वो जवाब पॉजिटिव हो जाएगा। इसके उलट हो, नॉन बेनिफिशियल केंद्र त्रिकोण में और शुभ प्लैनेट 6, 8, 12 घरों में हो तो इस प्रश्न का जवाब नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने 4 चीज़ें सभी प्रश्नों पर आप लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि आपने योग देखना है। ये मोहम्मदन एस्ट्रोलॉजी से लिए हैं, इत्शाल योग और इशराफ योग। इत्शाल योग में काम होते हैं, इशराफ योग में काम नहीं होते। ये आपने लगन से लेकर 12 घरों तक देखना है कि लग्नेश और कारश में आपका फास्ट मूविंग प्लैनेट पहले आएगा तो स्लो मूविंग प्लैनेट बाद में आएगा, तो उसमें काम होंगे। जब स्लो मूविंग प्लैनेट पहले आ जाए, फास्ट मूविंग प्लैनेट आगे चले जाए तो उसमें काम नहीं होंगे। इसको आप 2 एग्जाम्पल से समझो। मान लो किसी स्टेशन से 2 ट्रेन चलनी है, एक पैसेंजर ट्रेन है, एक शताब्दी ट्रेन है। पैसेंजर ट्रेन पहले चलेगी तो शताब्दी बाद में चलेगी, तो उसको क्रॉस कर जाएगी। इसी तरह यदि शताब्दी पहले चल जाए तो पैसेंजर बाद में चले तो वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। इस तरह सभी ग्रहों की ट्रांजिट का आपको नॉलेज है, भी कौन सा ग्रह एक राशि को पार करने में कितना लगता है। सिर्फ आपने 2 चीज़ें देखनी हैं कि पहले घर से लेकर 12वें घर तक कौन सा प्लैनेट पहले आया। जो पहले आए उसको पहले लिख लो, जो बाद में आए उसे बाद में लिख लो। उस दोनों में एनालिसिस करो कि दोनों में से फास्ट कौन सा है और स्लो कौन सा है। यदि फास्ट पहले आ जाए, स्लो बाद में आएगा तो वो उसको क्रॉस कर जाएगा। जिस समय वो उसको क्रॉस करेगा, इसके साथ आपकी उस इवेंट को होने की टाइम कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं। ऐसे हम इन प्रश्न कुंडलियों से 12 के 12 घरों का हम जवाब इसी विधि से वोटिंग सिस्टम के हिसाब से दे सकते हैं। यदि आपका कोई इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप यही प्रश्न उन प्रश्नों को D9 के ऊपर भी एनालिसिस कर लो, तो वोटिंग सिस्टम के हिसाब से जो जवाब इसमें पॉजिटिव आता है उसका पॉजिटिव जवाब दे दो, जो नेगेटिव जवाब आएगा तो उसका नेगेटिव जवाब दे दो। इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे रोगों की कुंडली के लिए हमने देखना है कुंडली के केंद्र के 4 घरों को, पहला, चौथा, 7वां, 10वें को मान लेते हैं। पहले घर को डॉक्टर मानना है, 7वें घर को रोग, चौथे घर को ट्रीटमेंट और 10वें घर को पेशेंट मानना है। इस तरह इन घरों को मान कर आप आपकी कैलकुलेशन के अनुसार इसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। जैसे 7वां घर हमने रोगों का लिया तो 7वें घर का स्वामी 12 घरों में जिस आएगा उसी बॉडी पार्ट के अनुसार जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें रोग होता है। जहाँ इसकी दूसरी विधि है, लगन की डिग्री देख लो। पहले 10 डिग्री में लगन है तो पहले पार्ट में, सेकंड दृष्टिकांड में है तो सेंटर में, थर्ड दृष्टिकांड में है तो लोअर पोर्शन में होगा। इसी तरह इस प्रश्न की कुंडली के लिए ज़्यादा आंसर हमारे पास आते हैं कि लेडीज़ कई बार सोने के आर्टिकल कहीं रख के भूल जाती हैं, फिर काम वालियों के ऊपर इसकी शक होती है। ऐसे प्रश्न हमारे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके लिए भी सिंपल बात है, पहले घर को जिसकी चीज़ गुआची है उसको मान लो, 7वां घर चोर, चौथा घर हमारा आर्टिकल, 10वां घर उसका फाइनल रिजल्ट। जब हमारा लगन का स्वामी चौथे घर से या चौथे घर का स्वामी लगन से लिंक बनाएगा तो वो चीज़ गुम हुई घर में पड़ी है। यदि 7वें घर का स्वामी चौथे घर से, चौथे का 7वें से या लगन का 7वें से लिंक बनेगा तो वो चीज़ जो है चोरी की है, चोरी हो गई है, तो फिर तो उसको देखना पड़ेगा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके आगे लंबी थ्योरी है। यदि गुम हुई चीज़ है तो आप बड़े आराम से उसको देख सकते हो कि हमें कहाँ पे मिलेगी। इसके लिए 2 विधियां हैं। सबसे पहले देखो लगन में 12 राशियां कौन सी आ रही हैं, 12 राशियों के हिसाब से इसकी जगह ढूंढी जा सकती है। ये हमारी बुक में डिटेल में दिया हुआ है। इसके बाद दूसरी विधि है कि लगन में जो प्लैनेट आता है उसकी डिग्रियों के अनुसार भी हम चीज़ को ढूंढ सकते हैं। इस तरह हम 12 के 12 घरों के जो आंसर है हम अपनी प्रश्न कुंडली के अनुसार अपने क्लाइंट को इसका आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।